अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग न्यूज़ आई। मैं हूं मेहर बुखारी। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ हमने आपको एक बड़ी खबर से आगाह किया। माजी में जिन वारदातों के खुरे सीधा पिंडी की हदूद में ढूंढे जाते थे, ऐसी ही वारदात का सुराग मुबैना तौर पर वज़ीर आला पंजाब की रिहाइश गाह से मिल रहा है। बावसूख ज़राए या यूं कह लीजिए कि तहरीक इंसाफ के दिल के करीब पंजाब इंतजामिया के आला अहदेदार के मुताबिक डस्का ज़िमनी इंतखाब में प्रिजाइडिंग अफसरान की गुमशुदगी का भोंडा मनसूबा बनाने वालों में सूबाई हुकूमत, बल्दियाती इंतजामिया और पुलिस मुलव्विस थी। गुमशुदा प्रिजाइडिंग अफसरान को उठाया गया, नामालूम जगह पर ले गए उन्हें, और इस वारदात में अहम किरदार अदा करने वालों में मुबैना तौर पे उस्मान बुज़दार साहब, उनका स्टाफ, फिरदौस आशिक अवान साहिबा, बल्दियाती इंतजामिया, पुलिस और एक DSP मुलव्विस हैं। इसकी मजीद डिटेल्स राना सनाउल्लाह साहब भी मंजर आम पर ला चुके हैं। अब इस तमाम मामले में IG पंजाब, चीफ सेक्रेटरी ऑफिस, लॉ मिनिस्टर और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम को, जिस तरह मैंने आपको बताया, दूर रखा गया, यानी कि वो शामिल मामला नहीं थे, लेकिन जानते ज़रूर थे कि कुछ पक रहा है, कुछ हो रहा है, कुछ गड़बड़ ज़रूर है। 1 महीना कबल चीफ मिनिस्टर ने जब गिला किया वज़ीर आज़म के सामने कि ये ताउन नहीं कर रहे IG, तो IG को ना कि कहा जाए कि ताउन करें और जो कह रहे हैं ये किया जाए। वज़ीर आज़म ने ये कहा कि ये लोगों को उठवा लेना या इस तरह अरेस्ट करना, ये कौन से काम है करने वाले। बहरहाल फील्ड में इलेक्शन स्टाफ को डिप्टी कमिश्नर और बल्दियाती हुकूमत के दीगर मुलाजमीन की मदद से लगाया भी गया, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने फिर बजाते खुद पंजाब के IG पुलिस और मुतल्लका कमिश्नर से राब्ते करने की कोशिश की। ये राब्ता ठीक 3 बजे किया गया, मगर राब्ता ना हो सका। उनका राब्ता चीफ सेक्रेटरी से ज़रूर हो सका, जो उन्होंने जिक्र भी किया है इलेक्शन कमीशन ने अपनी प्रेस रिलीज में। चीफ सेक्रेटरी ने, हमारी इतलात है कि चीफ सेक्रेटरी ने फिर कमिश्नर को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन उनका राब्ता कमिश्नर साहब से ना हो सका। कुछ कोशिश करने के बावजूद आधे घंटे बाद वो भी सो गए। फिर अब इस सारे मामले के बाद फिरदौस आशिक साहिबा अब जो हैं ये पूरा मुद्दा इलेक्शन कमीशन पे डाल रही हैं। बुज़दार खामोश हैं, IG पंजाब भी अब तक सामने नहीं आए। वज़ीर आज़म 20 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा इलेक्शन कराने का मशवरा तो दे चुके हैं, लेकिन श्रीलंका जा चुके हैं कहते ही। और वज़ीर आला पंजाब ने अपना जोर बाजू आजमाने की कोशिश की, मगर बुरी तरह नाकाम हुए। ये वारदात कहीं और से होती तो शायद ना इस तरह की तगड़ी प्रेस रिलीज आती इलेक्शन कमीशन की तरफ से, या फिर रिजल्ट बहरहाल अभी तक अनाउंस हो जरूर चुका होता। अहम नुकता यह है कि यरगमाल है कौन, प्रिजाइडिंग अफसरान, पुलिस का लोअर स्टाफ, इंतजामिया, या फिर वजीर आजम बुज़दार साहब के हाथों यरगमाल। यानी कि अब इतवार की शब वजीर आजम को इस पूरे इशू के ऊपर मुकम्मल तौर पे आगाह कर दिया गया, किसने क्या किया, किसके साथ किया। और हमारे ज़रा ये बताते हैं कि वजीर आजम भरम हुए और उन्होंने कहा जस्ट फॉर वन सीट, एक सीट की खातिर ये किया है। नून लीग का मौक़िफ़ और है, नून लीग कहती है ये वज़ीर आज़म के ऊपर के ऑफिस से ही सब कुछ ऑर्केस्ट्रेट हुआ है। बहरहाल RO की आज रिपोर्ट आ गई बड़ी ज़बरदस्त किस्म की, जिससे डिस्क्रिपेंसीज तो यहाँ हो रही हैं फॉर्म 45 के अंदर। उसके हवाले से आज बात करेंगे, RO की रिपोर्ट की भी डिटेल्स आपको बताएंगे। हमारे साथ कमर जमान कायरा साहब मौजूद हैं, पीपल्स सीनियर रहनुमा, साबिक वफाकी वज़ीर इत्तलात भी रह चुके हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ उस्मान डार साहब मौजूद हैं, स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर ऑन यूथ। बन गए हैं ना वापस? अच्छा, इस्तीफ़ा दे दिया था इलेक्शन की सारे काम करने के लिए, अब अभी वापस नहीं बने, बट चलें बन जाएंगे। तलाल चौधरी साहब को भी खुशामदीद कहेंगे, फेडरल पार्लिमानी सेक्रेटरी फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रह चुके हैं, PMLN के रहनुमा। सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। वापस आने का शुक्रिया, वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। कायरा साहब, आपसे आगाज करूंगी। मुझे पहले बताइएगा सर कि अब सिर्फ 20 पोलिंग स्टेशंस पे, या चलें अगर वो कहते हैं कि पूरा हल्का नून लीग कहती है कराओ, मगर रिस्पेक्टिव क्या रीपोलिंग ही काफी है या इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए इस धुंध पे और इस मुबैना मैनेजमेंट है कि जो आपने अपने जराए से खबर दी, जो वहाँ की फुटेज इस वक्त मौजूद है, जो प्रेस रिलीज है इलेक्शन कमीशन की, और उसके बाद अब RO की रिपोर्ट, इसके बाद अब मेरे ख्याल मेरा कुछ कहने की गुंजाइश तो रह नहीं जाती। इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, मतलब इसकी थॉरो इन्वेस्टिगेशन हो के जो लोग इसके जिम्मेदार हैं उनको करार वाकई सजा मिलनी चाहिए, लेकिन इससे ज्यादा जरूरी सर वो तो इतराफ़े जुर्म हो जाएगा ना। देखिए ना महर, सवाल ये है कि पहले नंबर पे तो ये होना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन को अपना घर देखना चाहिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अगर इंतजामी मशीनरी उस रात नहीं मिल रही, उनका अमला अगर उठा लिया गया है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब बेबस है कि वो पंजाब की इंतजामी मशीनरी, जो कि टेक्निकली उस दिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मातहत होते हैं,
एब्सोल्युटली, बाय लॉ इलेक्शन एक्ट इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड तो ऑन दैट। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब से हमारी गुजारिश है कि हजूर ये आपको अपने कद के मुताबिक खड़ा होना होगा। सर उनका कद तो इजाजत देता है क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट मैं करना कह रहा हूं, तमाम उनको इंतजामिया के खड़ा खिलाफ। होना होगा। ये हम जो कह रहे हैं ना इलेक्टोरल प्रोसेस को ठीक करो और इलेक्शन लॉज को ठीक करो, ये सारी बातें दुरुस्त है। जो मौजूदा कवानीन है उसके अंदर ही इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास इतने इख्तियारात हैं, ठीक है, कि वो इसके ऊपर खड़े तो हों। इन्वेस्टिगेशन। अगर वो मगर देखिए ना, ये बड़ी उनका ऑफिस कह रहा है, उनका आरओ कह रहा है, रिकॉर्ड कह रहा है, मीडिया कह रहा है, सीनियर सरकारी अफसरान कह रहे हैं, इस सारे के बावजूद अगर इलेक्शन कमीशन सिर्फ रीपोल की तरफ जाता है तो ये इलेक्शन कमीशन अपने फेलियर का ऐलान करेगा। ठीक है। डार साहब, ये रीपोलिंग तो होगी, मगर कहीं ना कहीं ये कोशिश तो नहीं है इसी रीपोलिंग के तहत ही मामला दबा जाए, खत्म हो जाए, या कहीं ना कहीं जिससे अब अपोजिशन भी कह रही है, अब तो सरकारी इदारे कह रहे हैं ना, आरओ कह रहे हैं, इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि फकत धुंध नहीं थी, टैंपरिंग, रिजल्ट्स बता रहे हैं टैंपरिंग हुई है। देखिए मैं ये रिजल्ट्स कौन से बता रहे हैं? जो पीएमएलएन वालों ने दिए हैं, फॉर्म 45 जो नशीन जिसके साहिबा ऊपर ने सबके दिए दस्तखत है सर, आपके रिटर्निंग वो अफसर सारे के भी हैं। अंगूठे भी नहीं है, सिग्नेचर्स भी नहीं है, इसलिए ये फैसला एंड ऑफ द डे तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने करना है। इस तरह की बेजाब्तगियां मुझे आप बताएं ना, चले किसी को तो छोड़े, मैं अपने इलेक्शन की बात करता हूँ। मेरे पास ये डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। 34 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स, 25 जुलाई 2018 को इलेक्शन हुआ, 26 जुलाई दोपहर 4 बजे 34 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स बैग्स लेके आते हैं। प्रोविंशियल रिजल्ट रोका नहीं जाता, ख्वाजा आसिफ का अनाउंस कर दिया जाता है, नोटिफिकेशन भी हो जाता है, 2 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के खिलाफ एफआईआर की जाती है। वो मानते हैं कि हम सारा स्टफ घर ले गए थे। ये रिकॉर्ड का हिस्सा मैं आपके सामने रख रहा हूँ। क्या हुआ है अभी तक? क्या उधर हम भी कहेंगे 34 जो अगवा हो गए थे? दूसरा, इस रिपोर्ट में कहीं किडनैपिंग का जिक्र है? नहीं, मगर किसी ने जिक्र कहा किस है कि चीज हम का डाल किडनैप साहब हो गए? बताऊं, एक बात, किसी मेरी ने तो कहा दो कि हम मसला अगवा हो है गए? सर, दूध का दूध, देखिए, पानी का मफरूजों पानी, पे तो फॉर्म डाला जा 45 से ही हो सकता है, जाता है। क्योंकि आज सर उनके beneficiary- पोलिंग एजेंट्स भी दस्तखत करते हैं, आपके भी दस्तखत करते हैं, एक एक आपके कैंडिडेट्स को कॉपीज मिलती हैं, एक आपका प्रिजाइडिंग अफसर जाके चला जाता है, आर उसको ले जाता है। तो सर ये तो इट्स सिंपल ब्लैक एंड व्हाइट मैं केस। समझता हूँ कि ये बड़ा हम अभी इलेक्शन कमीशन के फैसले से पहले ही हम लोग बैठ के एक फैसला कर रहे हैं जी इस तरह हो गया। क्या क्या फैसला कर रहे हैं हम? कि मकसद ये है कि शायद हम इन्वॉल्व हैं या हमने किया है। मैं तो ये भी समझता हूँ कि उस्मान बुज़दार का आपने नाम लिया, वज़ीर आला का, अगर ये सारा कुछ यहाँ ही होना था तो फिर वज़ीराबाद में भी क्यों नहीं ये ऑपरेशन हुआ? अगर रियासती मशीनरी और हमने ही प्रिजाइडिंग ऑफिसर गैप करने थे तो वहाँ 2-4 हज़ार वोटों से आ रहे हैं, तो वहाँ भी यही सारी एक थेरी लगाई जाती। साथ वाले हल्के में पीएमएलएन जीत जाती है, वहाँ धांधली का कोई शोर नहीं है, वहां कुछ नहीं हो रहा है। डस्के में अगर हारने जा रहे हैं, और ये देखें मेरे पास ये इन राइटिंग है नशीन साहिबा का, मैं आरओ ऑफिस में बैठा था, एहसन इकबाल साहब बैठे थे, इनके बाकी एमएनएस बैठे थे, इन्होंने कहा 337 पोलिंग स्टेशन पे हमें कोई मसला नहीं है। 2-2.5 हज़ार से जीत रहे थे। 23 पोलिंग स्टेशन पे इन्होंने 3:30 बजे अपने एतराजात जमा कराए विद सिग्नेचर जी के ये हम रिजल्ट नहीं मानेंगे, रीपोल होना चाहिए। आज इनकी इस स्टेटमेंट का क्या में आ रहा है मैं पूछता हूँ? ठीक है, ये होना चाहिए, ठीक है, मींस कि इनको पता ही नहीं करना क्या है। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? तलाल साहब के पास चली जाओ, उनका एक मौकफ ये है कि वजीराबाद में भी हम ये कर लेते। ये एक तो ये इस सवाल का जवाब तो आप दें कि जो आपका जो सोर्स है, जो सीनियर अफसर है, जो कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर को कहा गया और उन्होंने कहा ये सारी बात, तो इसका मतलब वो बात गलत है। आप इसका जवाब तो नॉट जस्ट अ टॉप ब्यूरोक्रेट, मेरी गुजारिश सुनो, इसका जवाब तो आप दो, हम नहीं देंगे जी, क्योंकि ये आपका सोर्स कह रहा है। दूसरी गुजारिश ये है कि वो 23 पोलिंग स्टेशन है या 20 है या जितने भी हैं, अगर उनके अंदर बाकी जगहों पे पोलिंग रेशियो जो है वो 37%, 36%, इतने परसेंट है, और वहां अराउंड 80% हो जाता है, 90% भी जाता है, 90% भी जाता है, और वो सारे के सारे ही एक जमात जीत जाती है, तो ये प्राइमा फसाई जिधर केस जाएगा ना, जिसके हक में जा रहा होता है, पाकिस्तान की तारीख में शायद ही कोई पोलिंग स्टेशन ऐसा हो जहां पे 90% वोट पोल हो जेन्युइन। प्राइमा फेसी ये आरओ कह रहा है दैट द रिजल्ट्स वर टेम्पर्ड। ये बात मैं उस गुमान से नहीं कर रहा, मैं अपने यकीन से कर रहा हूं, अपने तजर्बे से कह रहा हूं कि हमारे खिलाफ ये काम बड़े अरसे से होता रहा। कुछ मखसूस पोलिंग स्टेशन टारगेट किए, ये पुराने इंतजामी मशीनरी का कमाल मुझे देखे ना, ये ना खास कुछ महकमों का, पुलिस का, इन महकमों का, और यहाँ जो लोकल बॉडीज के इदारे होते हैं, इनके अंदर ही कुछ लोग मौजूद होते हैं, उनको पता है कि जी 30-40, 30-35 पोलिंग स्टेशन हाईजैक करें, उनके अमलों को टारगेट कर लें,
और वहां 90% के करीब सर, वोट पोल करा दे। आइडिया ये आप था, मुझे मैनेज 30 करने का आप मुझे आइडिया ये 30 था पोलिंग स्टेशन दो कि अपनी डस्का मर्जी सिटी के। के अंदर जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है पीएमएलएन का, उधर पोलिंग स्लो कर दी जाएगी क्योंकि रात गए तक भी 3000 की लीड थी पीएमएलएन की उधर, और देही इलाकों से कुछ होप था, मगर क्योंकि उधर भी पानी सर से गुजर रहा था तो उधर मैनेज कर लिया गया, जिसको हम भोंडा प्लान कह रहे हैं। ये भोंडा प्लान सिर्फ हम नहीं कह रहे। मैं 30 पोलिंग स्टेशन आप मुझे दे दो पाकिस्तान की किसी कंस्टिट्यूएंसी के, वहां मैं अपनी मर्जी के वोट डाल लेता हूं और मेरे साथ मुकाबला कर। डार साहब, ऐसे मुझे तलाल साहब के पास जाना है, बट आई कम टू यू। हाउ इज इट पॉसिबल यू डिड नॉट नो ऑल दिस इज हैपनिंग? बिकॉज़ अगेन मेरे जरा ये भी कह रहे हैं यू वर इन द नो हाउ, यू न्यू। अब कौन खामोश हो जाता है, कौन, आईजी साहब भी खामोश रहे, उन्हें मुआवनत नहीं की, बट ये खामोशी भी मुजरिमाना है मेरे नजदीक। ये चंद बड़े 4 ऑफिसेज जो हैं जो कहते हैं हमें लूप में नहीं रखा गया, पता सबको था क्या हो रहा है। देखिए, अगर एंड ऑफ द डे हमने यही सारा कुछ प्लान करना था, जैसे आप कह रही हैं मेरे नॉलेज में, तो पिछले 1 माह से जाकर वहाँ 18-18 घंटे जो कैंपेन की है, गली मोहल्लों में गए हैं, सारा जलसा जुलूस, कॉर्नर मीटिंग, सब कुछ एंड में नहीं मिलना था ना, वरना मेहनत की है। तो फिर अगर यही इसी तरह ही सारा कुछ आराम से बैठ के, जैसे कायरा साहब कह रहे हैं 30 पोलिंग स्टेशन मुझे दे दें और मेरी मर्जी का रिजल्ट ले लें, फिर ना मुझे इस्तीफा देने की जरूरत थी, ना ये सारा कुछ करने की जरूरत थी। हमारी तो नीयत साफ थी पहले दिन से, इसीलिए ओहदा छोड़ के गया ना। ये लोग तो इनके एमएनएज, एमपीएज, इलेक्टेड एमएनए, एमपीएज, कायरा साहब से पूछे, इलेक्शन कमीशन का कोड ऑफ कंडक्ट कहता है वो कंस्टिट्यूएंसी में नहीं आ सकते जहां इलेक्शन है। सारे ही आ रहे थे, दर्जनों के हिसाब से आ रहे थे। ये देखें, ये सेल्फी, ये आरओ ऑफिस के अंदर से है। क्या इलेक्शन ऐसे होता है? आरओ ऑफिस के अंदर बैठ के ये सेल्फी देखे ना, सेल्फी तो अब हर जगह नहीं, लेकिन ये बैठे कैसे थे, किस हैसियत में? सर, आरओ ने अदालत में आज कहा है कि मेरी जान को खतरा था। हमारे भाई हैं, आरओ को किससे खतरा था? मैं एक मिनट, हमारे छोटे भाई, मैं इनसे पूछ लेता हूं कि आप आरओ के ऑफिस में किस कैपेसिटी में? मैं चीफ पोलिंग एजेंट था, मेरे पास कोई ओहदा नहीं था, आप उस हल्के के नहीं है, लेकिन मैं चीफ पोलिंग एजेंट था। आप उस हल्के के वोटर, मेरी गुजारिश सुन ले, आप उस हल्के के पोलिंग एजेंट नहीं है, आप उस हल्के नहीं है, आपकी कोई कैपेसिटी नहीं है, लेकिन आप भी वहां थे। तो ये मैं गुजारिश कर रहा हूं, हुकूमत के लोगों को नहीं पूछा जाता। कलाल चौधरी साहब के पास एक से आ जाओ। चौधरी साहब, हम सब ये चौधरी साहब, सारी उम्र हमने ये किया है। ये हमने कल भी बात की, फिर राना सनाउल्लाह ने मजीद डिटेल्स दी, उन्होंने क्या कहा वो भी मैं आपको सुनवाई देती हूँ। फिर मरियम साहबा का भी आज ट्वीट आए, धांधली नहीं, एक मुनज्जम ऑपरेशन था जो आला सतह से मैनेज हो रहा था। मेरी मालूमात है ये लोअर सतह पे मैनेज हो रहा था। मरियम बीबी कहती हैं आला सतह से मैनेज हो रहा था। इलेक्शन कमीशन का अमला अगवा कर लेना, इनको पूरी रात एक मुकाम पर रखना, वहां तहरीक इंसाफ के सरकर्दा अरकान की मौजूदगी में नताइज तब्दील कराना, और फिर 14 घंटे बाद उनका अचानक बाजमात वारिद हो जाना, निचले लेवल का काम है क्या? सर मुझे बताइएगा, डार साहब कहते हैं इस बात में तो वजन है कि यही ओछे हथकंडे अपनाने थे तो वजीराबाद में भी कर लेते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मेहर, उन्होंने कमी किसी जगह भी नहीं की, बड़ा ही पैटर्न एक जैसा रखा है, और सारी जगह पर वो जो हुकूमतें करती हैं वो इन्होंने सब कुछ किया है, बल्कि हुकूमतें जो करती हैं उससे ज्यादा ब्लेटेंटली किया है। मतलब मैं वजीराबाद खुद जाता रहा हूँ, इनके वजीर मशीर मुसलसल वहाँ मौजूद रहे हैं, वहाँ मैनेजमेंट के लिए इंतजामिया से पूरी मदद ली जाती रही है, वहाँ डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट चलते रहे हैं। उसके बाद ये जो मैनेजमेंट की जाती रही है, वहां भी एक पोलिंग का एक बंदा पकड़ा गया है, वहां हमने जाली वोट जो है वो बिल्कुल पकड़ के आरओ और उसको दिए हैं वजीराबाद में, जो कि आज भी उसके पास मौजूद है। अब अगली बात देखे ना, डस्का में क्या ये जो डार साहब हमें सुना रहे हैं, ये तो हमें इसी तरह ही, अब कायरा साहब तो बहुत हमसे सीनियर है, यानी ये पूरे पाकिस्तान को हम ये कह रहे हैं मैंने इस्तीफा दे दिया था, कागजी इस्तीफा। भाई आपके पास सरकारी प्रोटोकॉल मौजूद है, गाड़ियां मौजूद है, आपको सिर्फ एक कागजी इस्तीफा देकर आपको भेजा गया है, और वहां पर जाकर इन्होंने कौन सा काम नहीं किया। बट इट वाज इन गुड टेस्ट। मैं कहती हूँ ये कागजी इस्तीफा भी सही सर, इट वाज इन गुड टेस्ट, एक अच्छी रवायत होनी चाहिए, पेपर वर्क ही सही हो। मुझे बताइए मैनेज कौन कर रहा था ये ऑपरेशन? आप लोगों की खबर के मुताबिक, आप लोगों के जराये के मुताबिक ये क्या मैनेज हो रहा था और कौन कर रहा था? देखिए ये बिल्कुल मैनेज इमरान खान के कहने पे हुआ है, इसमें आजम खान डायरेक्टली इन्वॉल्व थे, इसमें आईजी और चीफ सेक्रेटरी को बता करके आप आंखें बंद कर लें। आजम खान का क्या कनेक्शन है सर? आईबी का हेड उनका दोस्त है, ये कनेक्शन? मैं आपको बताता हूं ना, नहीं, एक तो आजम खान प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, वो जो प्राइम मिनिस्टर ने इंप्लीमेंट करना होता है वो हमेशा प्रिंसिपल सेक्रेटरीज करते हैं। उसके बाद करते क्या है, इन्होंने चीफ सेक्रेटरी आईजी को कहा है कि आंखें बंद करके सो जाओ, फोन आप नहीं उठाएंगे, आप वायरलेस नहीं लेंगे, आप रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, और वहां पर इंप्लीमेंट करने के लिए डायरेक्टली बुजदार साहब जो थे वो ऑन बोर्ड थे,
उसके बाद ये सारा कुछ फिर आईबी और ये जो कहा जाता है जी स्पेशल ब्रांच और फलाने सादा कपड़ों में, वो या आईबी हो सकती है, स्पेशल ब्रांच हो सकती है, ये आज के दिन तक पता क्यों नहीं चला? अब तो फुटेज चल रही है उसकी टीवी पर, वो लोगों की, आज के दिन तक ये क्यों नहीं बता सके? बेसिकली मोबाइल कनेक्शंस निकवाल के डायरेक्टली क्यों नहीं निकवाल लेती हुकूमत? आप लोगों की तो हुकूमत है, मोबाइल कनेक्शन से देखें कि फिरदौस आपा तब कहां मौजूद थी, ये पूरे प्रिजाइडिंग अफसर कहां थे? कुछ आरओ की रिपोर्ट के मुताबिक तो इनके हाथ पांव काम रहे थे, कोट एंड कोट, दे वर टेरिफाइड। जी तलाल साहब कंटिन्यू, दे वर द प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स व्हेन इंटरव्यूड दे वर पजल्ड एंड टेरिफाइड। देखिए मेहर कितना भोंडा अंदाज है, डिफरेंट पोलिंग स्टेशन जो डिफरेंट एरियाज में है, उसके 20 लोग इकट्ठे 15 मिनट में आ जाते हैं। यानी वो इस तरह लगता है जैसे एक जगह बैठे हुए थे, वहां से पुलिस लाके देती है, कहते हैं देखे बरामद हो गए। यानी वो तो ऐसे था जिसी किसी एक ही बक्से में थे सारे, और सारा बक्सा पूरा उठा के ले आए। सर फिर आप लोगों को तो अब पुश करना चाहिए कि हमें सिर्फ रीपोलिंग नहीं चाहिए, हमें इन्वेस्टिगेशन भी चाहिए, बिकॉज एज ऑफ राइट नाउ कोई इंटरेस्टेड नहीं है इस इन्वेस्टिगेशन में कि धुंध का के पीछे था कौन, ये मौक्कल कौन थे, ये काम क्या हो रहा था। डार साहब मुझे ये बताइएगा, ये जी ये इन्वेस्टिगेशन, ये मुझे भी लगता है सर उनके बकौल ये इमरान खान साहब कर रहे थे टॉप से, मेरे जराए कह रहे हैं कि लोअर लेवल ही काम था इसलिए इतना भोंडा कोई था। मुतालबा करे ना करे, ये काम इलेक्शन कमीशन को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे करना चाहिए। वो यार 2 बंदे मरे हुए हैं वहां 8-10 बंदे जख्मी पड़े हुए हैं। इलेक्शन कमीशन जो है वो फोन कर रहे हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब और उनसे राब्ते नहीं हो रहे। और इस इलेक्शन के ऊपर भी वो अगर खामोशी होती है कि जी कोई कैंडिडेट या कोई जमात इस पे कंप्लेंट करे तो वो आगे बढ़ेंगे, ये क्या बात हुई? सर एक वक्फा ले ले, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। बुजदार साहब क्यों खामोश हैं? जी क्यों खामोश हैं? आरओ के ऊपर जो पूरा लेटर ये जो रिपोर्ट दी गई है उसमें कहा है हर प्रिजाइडिंग अफसर ने, हमें पुलिस ने एस्कॉर्ट किया। व्हाई इज द आईजी क्वाइट? चीफ सेक्रेटरी साहब से भी पूछा जाए, आईजी से भी पूछा जाए, चीफ मिनिस्टर बुजदार साहब भी खामोश नहीं रह सकते। एक वक्फा लेते, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। वापस आने का शुक्रिया, वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़। यस डार साहब, इन्वेस्टिगेशन तो करानी पड़ेगी। अगर आप सुनना चाहते हैं मजीद डिटेल जो राना सनाउल्लाह ने बताई है, जिस लेवल तक डीएसपी कौन था, किधर से इशारे मिले, फार्म हाउस कहां था, वो मैं आपको आज भेज दूंगी। देखिए आप समझते हैं कि राना सनाउल्लाह की स्टेटमेंट पे हमें यकीन करना चाहिए? राना सनाउल्लाह तो खुद वहां नारकी फैलाने के लिए पहुंचे थे, आए क्या? राना साहब को छोड़ दें, देखिए उन्हीं की तो बात कर रही है। मैं ये समझता हूं जर्नलिस्ट की खबर, हम सब पागल हैं। मुझे पहले ये बताएं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान खुद मुख्तार अदारा है कि नहीं? इन्वेस्टिगेशन वो कर रहे हैं ना, फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट वो बना रहा है, फैसला वहां से आएगा, जो भी फैसला आएगा हम कबूल करेंगे। इन्होंने 23 पोलिंग स्टेशन का कहा, कल मेरे लीडर ने, वजीर आजम ने कहा करवा दें। इनकी तसल्ली वहां से होती है, वो ये वहां नहीं खड़े हो रहे जी पूरा इलेक्शन रीपोल करा दें। पूरा इलेक्शन रीपोल कराने की तरफ जाएंगे, ये एक नई फिल्म लेके आ जाएंगे जी। हमने इस तरफ नहीं आना। बुनियादी तौर पर इनका एक ही एजेंडा है कि हम किसी तरह ये साबित करेंगे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ये सारा। आपका दिल मानता है कि ये सारा फकत इत्तेफाक है कि मोबाइल भी खत्म हो गए, सबकी बैटरीज डेड हो गई, व्हाट्सएप भी नहीं चल रहे थे, सारे गायब हो गए, 12 घंटे के लिए कांटेक्ट में नहीं रहे, ये सारा फकत इत्तेफाक है? आप लोग ट्रेस क्यों नहीं कर लेते? क्यों चाहेंगे हमारे ऊपर ये सारा इल्जाम? आप ट्रेस क्यों नहीं कर लेते? आपकी हुकूमत है, लोकेशन निकालें, फिर फिरदौस आपा की भी अपनी भी निकाल के दें, प्रिजाइडिंग अफसरान की भी निकालें, डीएसपी की निकालें, विर्क साहब की। जब मेरी निकालेंगे मैं तो आरओ ऑफिस में, आप वैसे उधर नहीं थे, विर्क साहब की निकालें, दीगर लोगों की निकालें। मैं तो चाहूंगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तजर्बे की कमी कर देना। तजर्बे की कमी हो, 1-2 इलेक्शन बाद सीख जाएंगे। नहीं खैर साहब का कहना है कि साड़ी शिगिर्दी जा आ जाओ ना, असली अच्छा काम पा लेंगे। हम तो सारी जिंदगी डाल साहब मार खाते रहे ना, दसे गए। हम तो हर इलेक्शन में हमारे साथ ये कुछ होता रहा है, इसलिए हमें सारा पता है ये क्या होता रहा है। देखिए सर आपने आरओ के ऊपर मुझे एक बात लोगों के लिए भी बताने दें सर, ये आरओ रिपोर्ट के अंदर इनने बताया फॉर्म 45 जिसके ऊपर आप सबके पोलिंग एजेंट साइन करते हैं, जो नून की कैंडिडेट ने आके नौशीद इफ्तिखार ने दी है और जो बाद में 12 घंटे बाद टुक टुक करते हुए प्रिजाइडिंग अफसर लेकर आए हैं ना, उसके अंदर बाकमाल मुआवजा पीटीआई के 3000 कितने पीटीआई के वोट्स ऊपर चले गए हजारों में, नून लीग के घट गए, कम हो गए, और जो एक्सक्लूड थे वोट्स वो 1592 से मजीद बढ़ गए। यानी कि पीटीआई को फायदा ही फायदा। ये क्या हो रहा है? देखिए ये भी कहाँ लिखा है कि अगर किसी बेज़ाब्तगी की वजह से या जो कुछ भी हुआ है यहाँ, अगर जीतने वाला उम्मीदवार जो है उसको सजा दी जानी है,
मुझे बताएं ना, दर्जनों सर मैं सुप्रीम कह रही हूँ कोर्ट फॉर्म ऑफ पाकिस्तान 45 की ऐसे साबित कर रहा है, फैसले फॉर्म मौजूद हैं। 45 साबित कर लेकिन रहा ये है। तो नून लीग का फॉर्म 45 है ना। पहले तो ये देखना कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जुमेरात को इसके बारे में क्या कहता है। ये तो वो लेके आई है मैं ना। कल अली मल्ली का इंटरव्यू फोटो कर रही थी, कॉपियां वो लेके आई फॉर्म हैं। 45 उनके पास है कि नहीं, वो कहते हैं इट्स माय लीगल राइट, आई विल नॉट आंसर। वो तो उसके ऊपर कमेंट करने कोई तैयार नहीं थे। आज अदालत में उन्होंने क्या कहा, अली मल्ली साहब के फॉर्म 45 विद ऑल द सिग्नेचर्स मौजूद है, इलेक्शन कमीशन की तरफ पहुंच गए भी है या नहीं है, ये उनका फॉर्म सिग्नेचर 45 का स्टेटमेंट है। मैं आपको शुगल की बात बताता जी। हूँ। फॉर्म 45 जो होते हैं ना, अक्सर ये होता है कि वहां पे टेंस माहौल होता है जब वोट काउंट होता है। जो लोग हार जाते हैं वो अपने साइन ही नहीं करते। कई जगहों पे होता है कि अगर कैंडिडेट ज्यादा है, फॉर्म 45 कम होते हैं, सादा कागजों पे चिट्ठे बना के दी जाती है। हमने बहुत दफा भुगता है यार ये। तो ये फॉर्म 49 45 को बहुत सेंसिटिव वाला कागज नहीं है। And 46, हाँ। अनफॉर्चुनेटली ये हमारे ओवरऑल इलेक्शन प्रोसेस का, इस दफा इलेक्शन कमीशन ने काफी स्टेशनरी दी है, बट सवाल ये है कि अगर हम एक हल्के का, नेशनल असेंबली के एक हल्के का पूरे पंजाब में, एक सूबा और एक नेशनल असेंबली का, पूरी सूबाई मशीनरी आपके पास है, इलेक्शन कमीशन का अमला आपके पास मौजूद है, आरओ के ऊपर भी सिर्फ एक इलेक्शन का बोझ है, अगर हम वो प्रॉपरली नहीं करा सके तो कैपेसिटी टू होल्ड होल इलेक्शन, ये कितने बड़े सवाल है। ये बड़े सवाल है, बहुत बड़े सवाल। ये एक्चुअली फिरदौस साहब अभी आज तलाल चौधरी साहब कह रही थी कि अगर इधर ही पीछे पड़ जाने, उनका ये कहना, और अब पीटीआई का मौकफ बहरहाल ये जरूर हो गया है कि आप लोगों ने यरगमाल बना दिया इलेक्शन कमीशन को, आपके दबाव में इलेक्शन कमीशन आके ये सारे काम कर रहा है। और आगे बढ़ने के लिए कहती हैं अगर यही इन्वेस्टिगेट कराते रहोगे तो आगे के इलेक्शन बल्दियाती इंतखाबात में गो के आई थिंक वी शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन दिस इन्वेस्टिगेशन एट ऑल कॉस्ट। मगर तलाल साहब एक बात बताइएगा जरा, आज बाडा साहब के नॉमिनेशन पेपर्स जो हैं वो एक्सेप्ट हो गए, परवेज रशीद साहब अगेन रिजेक्टेड। वो कहते हैं मेरा असल जुर्म क्या है जिससे सजा दी जा रही है वो मुझे मालूम है। असल जुर्म क्या है उनका सर? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि असल जुर्म उनका यही है कि वो जमहूरियत पसंद है और वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, और वो उन लोगों में से हैं जो समझते हैं कि पाकिस्तान में जमहूरियत होनी चाहिए, वोट की इज्जत होनी चाहिए। यानी आज के दिन वो फैसल वाडा अल मारूफ बूट वाले, उनके कागज एक्सेप्ट हुए हैं, जबकि उनकी वो रिट जो है, मैं उसको क्या कहूं कि उनको कितनी स्पेस दी गई है कि वो जो रिट जो कि घंटों में फैसला हो सकता था, वो आज भी इलेक्शन कमीशन के पास पेंडिंग है, जो 2 घंटे का काम है कि जब उन्होंने इलेक्शन लड़ा था तब उनके पास अमेरिका की शरीयत थी। और वो आदमी जो झूठ बोल के कौमी असेंबली का मेंबर बना है, वो कैसे, मेरा मतलब है, सेनेट में आके सच्चा हो सकता है? वो उस वक्त अगर झूठा था तो वो सेनेट में भी सच्चा है और वो झूठा है। सो बात ये है, और ये वाला ट्रेंड कि जिस तरह परवेज रशीद साहब वो पैसे लिए फिरते हैं, हालांकि पैसे देने नहीं, सिर्फ मजबूरन कि यार मैं वो ले ले, मेरे नॉमिनेशन दे दे, पैसे लेने को कोई तैयार नहीं है। सो ये वाला टारगेट करके लोगों को अहल और सर नाअहल करना, ये हमारी जमहूरियत की सेहत के लिए, हमारी जमहूरियत की सेहत के हवाले से डार साहब हमें क्या पता लगता है व्हेन परवेज द लाइक्स ऑफ परवेज रशीद आर रिजेक्टेड? देखिए खैर, He should जो pay. मीडिया रिपोर्ट्स देख रहे थे, तकरीबन 1 करोड़ का उनके वाजबात हैं, ही एब्सोल्युटली शुड पे। जब वो एक अदा करने को तैयार हैं, और फिर लेकिन क्या खैर मसला है? आज आके क्यों पे करने को तैयार है, ये भी सवाल है ना। 6 साल से एक मामला चल रहा था, कर देते पहले। उन्हें भी पता होना चाहिए था मैं इलेक्शन में जाऊंगा, डिफॉल्टर हूं, ये सवालात होंगे। अब बनी उसकी गाला की तरफ- लीगलाइजेशन के ऊपर कितने अरसे बाद पे किए थे? अगर कोई अदा करने को देखिए, तैयार है अगर तो आप कोई कह रहे हैं अब क्यों? हाँ, तो जो जब उन्होंने अगर लीगलाइजेशन का दिए तो तभी पे किए हैं। लेकिन खैर ये एक लंबी डिबेट हो जाएगी। मैं समझता हूँ कारा साहब बैठे हैं, सीनियर पॉलिटिशियन है, इनकी मौजूदगी का फायदा उठाना चाहिए। अब इस मुल्क में हमें सीरियसली इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की तरफ जाना चाहिए। अब ये भी तमाशा बंद होना चाहिए जी, इलेक्शन हुआ, जो जीत गया है वो रिगिंग से जीत गया है। 2018 का इलेक्शन, अभी तक आपके सामने PMLN का क्या चल रहा है मामला, तो उसके ऊपर आज बड़ा ज़बरदस्त बच्चों के हवाले से जो बिल पास हुआ है असेंबली में, नून लीग लेके आई थी, सपोर्ट और आप लोगों ने आज सपोर्ट कर दी, जबरदस्त माहौल था ये हम क्यों नहीं देख सकते? इंतखाबी इस्लाहात के ऊपर भी यही काम करें ना, इनिशिएट करें, लेकर आए, नैब के रिफॉर्म्स पे भी ये काम करें जो करने वाले ये हैं। बात दुरुस्त है। नैब का तो चलो, नैब का नाम आएगा तो ये एकदम आ जाएगा ना कि ये NRO मांगते हैं। सवाल ये है कि हम तो सिंपल कह रहे हैं, अगर गवर्नमेंट का इरादा दुरुस्त होता तो आज 2.25 साल के बाद आप इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की तरफ ना जाते, और वो भी इलेक्टोरल रिफॉर्म सिर्फ आप सेनेट के इलेक्शन को आइडेंटिफाइबल वोट की तरफ ले जाने के लिए। वो भी आपने ये किया कि पहले आपने कहा हमें पार्लियामान में जाने की ज़रूरत ही नहीं है, हम सिंपल अपने लेजिस्लेशन, अपने एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए ये कर सकते हैं।
और आप उसके लिए सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट से जब जवाब हो गया या ऑलमोस्ट जवाब हो गया, जब इलेक्शन कमीशन ने भी मुखालफत कर दी, सियासी जमातें भी आ गई, बाकी लोग भी आ गए, मीडिया ने भी इस पर शोर कर दिया कि आइन क्या है, एक आर्जी इंस्ट्रूमेंट ऑर्डिनेंस से आप ये काम कर रहे हैं। उसके बाद नहीं, एक और बात, वो नहीं है, एक और ये वहां से वापस आती है गवर्नमेंट और आके असेंबली में एक बिल ले करना चाहती है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का। उसका एक तरीका है कि आप जो सियासी जमातों के साथ बैठ के पहले मुशावरत करते हैं, वो भी नहीं की। चले, वो भी नहीं करने के बाद आपने एक काम किया कि आपने बिल मूव करना चाहा और उसमें एक और पख डाली साथ। वो पख क्या थी कि आप चाहते थे कि डुअल नेशनल्स को राइट टू इलेक्शन दे दें और रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से दे दें, ताकि अभी ये वाउडा साहब का जिक्र कर रहे थे ना, ताकि उनका जो केस अटका हुआ है वो एनआरओ मिल जाए और वाउडा साहब क्लियर हो जाए। और उसकी मिसाल ये है, सबूत ये है कि जब वो वहां से पास नहीं हुआ तो एक सिटिंग एमएनए को आप सेनेटर बना रहे हैं। ये पाकिस्तान की शायद पहली मिसाल है, इट्स क्लियर कट सबूत। और ये एनआरओ आप कैसे अपोजिशन के वाडा साहब को सेनेट में हो सकता है बड़ी जिम्मेदारी मिलने जा रही है यार, वो ऑलरेडी वजीर है उस्मान। आ रही हूं तलाल भाई, आ रही हूं। देखें मुझे जवाब दें। सेनेट की पॉलिटिक्स का एक बड़ी जिम्मेदारी है, डिफरेंट डायनामिक्स है सेनेट के। वो हल्के की पॉलिटिक्स नहीं करना चाह रहे होंगे, उस तरफ से वो सेनेट में आना चाह रहे हैं। मजीद एक नई ब्रिलियंट एट हल्के की पॉलिटिक्स, ही इज ब्रिलियंट एट आपकी तर्जुमानी, ही इज ब्रिलियंट एट बतौर वफाकी वजीर वो सेनेट में भी उतने ही इफेक्टिव जी चौधरी साहब। देखिए, एक ये जो आप बात हम करते हैं ना रिफॉर्म की, इस मुल्क में रिफॉर्म की कम और नीयत की ज्यादा जरूरत है। मुझे ये बताएं कि 2018 में क्या इलेक्शन लॉज में किसने लिखा था कि पोलिंग एजेंटों को 6 बजे बाहर निकाल दें? किसने कहा था कि रात 11:30-12 बजे अदालतें लगा के अपने कोई ऐसे सियासी जमातों के लोगों को सजा दें? किसने कहा था कि इलेक्शन से चंद रोज पहले पाकिस्तान की बड़ी तरीन सियासी जमात के कायद को अंदर डालें ताकि एक इंजीनियराइड इलेक्शन हो सके? देखें, यहां पर नीयत का बड़ा मामला है। अभी कायरा साहब बिल्कुल ठीक कह रहे थे। देखिए, मामला यह है कि इस वक्त सारा इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास है। वो आज के दिन तक क्यों ये नहीं ये लिख कर देते कि कौन जिम्मेदार है, और फिर सजाएं दे देते हैं पटवारी को, टीचर को? नहीं भाई, ये आईजी जाना चाहिए, चीफ सेक्रेटरी जाना चाहिए। और मैं समझता हूं कि ये पूरा एक प्लान था, और अगर ये प्लान का हिस्सा वफाक से मिलता है तो रेफरेंस जाना चाहिए उन लोगों के खिलाफ। हम अब देखें ना, इलेक्शन कमीशन मैं कहती हूं आपके वर्जन में मिलता है तो बेड़ा गर्क, नहीं भी मिलता तब भी बेड़ा गर्क, यानी कि आपकी नाक के नीचे सारा काम हो रहा था, आपको नहीं पता था। जी, आपने वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया की एक बात सुनी होगी, बड़ी मशहूर बात है। लकीली आई हैड टू, मुझे एक मौका मिला, आई मेट हिम। हम एक कॉन्फ्रेंस में मैं गया हुआ था रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान, तो वो भी वहां आए हुए थे। वहां उनसे मैंने पूछा, मैंने कहा जी ये आपके बारे में एक कहानी है। और वहां का चीफ इलेक्शन कमिश्नर एक सिटिंग ब्यूरोक्रेट होता है, सर्विंग। उसके साथ जो मेंबर्स होते हैं वो भी ऐसे ही होते हैं, हमारे यहाँ रिटायर्ड होते हैं। सो ये इनको गवर्नमेंट का उतना दबाव नहीं होना चाहिए। कमाल है उधर का। लेकिन कमाल क्या हुआ था, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बीजेपी के थे अटल बिहारी वाजपेयी। वहां पे एक बाय इलेक्शन आ गया किसी रियासत के अंदर। प्राइम मिनिस्टर ने वहां भी प्लान ऐसे ही किया कि हम जाएंगे, कोई यात्रा थी किसी जगह, कोई किसी मेला वेला या कोई उनकी मजहबी त्योहार था, जाओ तकरीर नहीं होगी। प्लान नहीं, प्लान ये था कि वहां से जाएंगे एयरपोर्ट पे, उनके साथ उनकी काबीना होगी, एयरपोर्ट पे सीएम रिसीव करेंगे, वहां से कानवाय जाएगा, रास्ते में 3-4 जगहों पे वो जलसे करेंगे, यात्रा करके वापसी पे भी उसी तरह आएंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को एक टेलेक्स गया कि जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब मेरे हल्के में आ रहे हैं, इलेक्शन हो रहा है और वो इलेक्शन पे असरअंदाज होने जा रहे हैं, ये उनका शेड्यूल है। उन्होंने मुझे बताया वर्बटम ऐसे ही, उन्होंने कहा मैंने पता किया, मैंने कहा अपने स्टाफ से पता करो कि प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट के पास कितने जहाज हैं उनकी डिस्क्रिप्शन पे और किस कैपेसिटी के हैं। उन्होंने पता चला कोई 150 सीट का है, कोई 50-60 का है, एक सबसे छोटा को 20-25 सीटों वाला था। फिर उन्होंने पूछा कि अच्छा पता करो कि प्राइम मिनिस्टर का शेड्यूल क्या है, यह जो उन्होंने मुझे भेजा है ऐसा ही है, वो सर्टिफाई हो गया कैसा ही है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया विदाउट आस्किंग बीजेपी और एनी अदर पार्टी एक ऑर्डर जारी करता है और वो कहता है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जहाज में जाएगा अलॉन्ग विद सिक्योरिटी एंड स्टाफ, नो मिनिस्टर विल अकम्पनी हिम। कौन से मुल्क में रह रहे हैं कायरा साहब? इस मुल्क के अंदर एक सिटिंग जज। सुनो बड़ा दिलचस्प बात। जब मैंने पूछा, मैंने कहा सर ये बताएं
कि फिर इस पे अमल दरामद हुआ आपके ऑर्डर पे? तो उन्होंने बड़े हैरानगी से मुझे कहा, उन्होंने कहा मिस्टर कायरा, ये कैसे हो सकता है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया ऑर्डर दे रहा हो और इंप्लीमेंट ना हो? वाह, ये बस सरप्राइज मेरे सवाल से। तो मेरा ख्याल है मेरे चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुझे यही तवक्को है कि आप भी हिम्मत पैदा कीजिए, और आपको कानून इख्तियार देता है। नौकरी आप रिटायर हो गए हैं, ये भी आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, कोई आपको हटा नहीं सकता। मेंबर्स भी आप ऐसे हैं, हम इसमें कसूरवार होंगे, कौम सारी, सियासी जमातें भी, सारा सिस्टम भी इसमें कसूरवार होगा, कोई तो होगा। तो आपसे तवक्को करते हैं ये इंस्टीट्यूशन खड़ा हो। मगर एक बात है, मैं ये कमाल याद दिला दी ना सर, ये तो वो मुल्क है जिधर एक सिटिंग जज जस्टिस फाइज ईसा एक नोटिस लेते हैं कि भाई मुझे खबर मिली है कि इधर फंड्स देना चाह रहे हैं, वजीर आजम अनाउंस कर चुके हैं, और ये फ्ला काम इस हल्के में स्टार्ट हो चुका है, करोड़ों अरबों रुपए का है। उल्टा क्या होता है, उन्हीं को बेंच से हटा दिया जाता है, उल्टा उन्हीं को कह दिया जाता है कि आप पहली दफा आप सुपीरियर जुडिशरी के अंदर, एंड वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कॉन्डक्ट और अबाउट द जुडिशरी, नो कंटेम्प्ट हियर, वी आर टॉकिंग अबाउट जो फैसला और ऑर्डर आ गया, जिस ऑर्डर को ही चैलेंज कर दिया फायज ईसा साहब ने कि जनाब ये तो आप कर ही नहीं सकते, ये मेरा प्रोगेटिव है, मैं बेंच से हटूं कि ना हटूं, आपने मेरी इंपार्शियलिटी पे सवाल कैसे उठा दिया एक सिटिंग जज की। सो हम कौन से मुल्क में रह रहे हैं जिधर कायरा साहब हमें क्या बता रहे हैं, क्या दलीलें दे रहे हैं? इस मुल्क में तो सिटिंग जज नोटिस नहीं ले सकता किसी बात की, और उसके ऊपर उंगली उड़ जाती है। देखिए मुझे तो पूरी उम्मीद है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो भी फैसला देगा, जिस रोशनी में भी जो चीजें भी सामने आई हैं, अब लेट्स वेट होता क्या है, इंशाल्लाह ताला बेहतरी फैसला होगा। आपने वैसे एक दफा नहीं इधर बैठे हुए कहा कि मेहर बुखारी आज चैलेंज और खबर, तुम्हारी खबर गलत है, ऐसा नहीं है। आपने इधर एक दफा नहीं कहा कि राना सनाउल्लाह, मरियम नवाज ये सब गलत कह रहे हैं, ऐसा कोई मंसूबा नहीं। मैं इसके ऊपर क्या बयान दे सकता हूँ, या मुझे अंदाजा ही नहीं है या पता ही नहीं है, मैं क्यों कह दूं जी मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं? जैसे मैं खुद ही कर रहा था तो मैं चैलेंज कर देता हूं। देखिए जी तलाल चौधरी साहब, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान ने करना है, उनकी टीम थी, उनके प्रेजाइडिंग ऑफिसर्स थे, उनका आरओ है, क्रिमिनल प्यूनिटिव एक्शन अगेंस्ट आपकी पूरी पंजाब की इंतजामिया, एंड इफ ही डजंट डू इट, मुझे लगता है जितना हार्टफेल तलाल चौधरी साहब, कायरा साहब ने अपील की है डायरेक्ट कैमरे में देखते हुए इलेक्शन कमीशन को, आई थिंक इधर बननी चाहिए तारीख फिर। मगर सर ये हमारी भी जिम्मेदारी है, फैफन ने भी सबको करना चाहिए, लेकिन फैफन ने 2018 में कहा था कि 95% आपके फॉर्म 45 इनकम्प्लीट थे, मिसिंग थे। तो ये बहरहाल एक बात है, ये इतनी ज्यादा वो नहीं है कि भाई ये खत्म हो गया तो सारा कुछ खत्म हो गया, मगर बहरहाल इन्वेस्टिगेशन तलब तो है इसके अंदर। सर चौधरी साहब जी, मेहर देखिए गुजारिश ये है, देखिए इन्वेस्टिगेशन ये बड़ा क्लियर चीजें हैं। देखिए डार साहब पूरी इस जो प्लान था उसमें पूरा लूप में थे, अब ये मानेंगे नहीं, इन लोगों ने डस्का में किस तरह चले मैं चैलेंज कर रहा हूं ना, इस पे मैं चैलेंज कर ले। तो इन्होंने मेरी जात पे इल्जाम लगाया, आपने मेरी जात पे इल्जाम नहीं लगाया, मैंने इसलिए चैलेंज नहीं किया। मैं चैलेंज कर रहा हूं, मैं मुलव्वस नहीं, या कल को इलेक्शन कमीशन या जहां भी इन्वेस्टिगेशन होती है मैं हाजिर हूं, मेरा फोन टैप करें, मेरी लोकेशन चेक करें, जियो लोकेशन तो हमें पता थी आपकी, चले जहां भी पूरे इलेक्शन में देख लें। ये जरूर है कि आप मुझे बताएं, आप जहां फायरिंग हो रही थी, आप डस्का शहर, डस्का सिटी के अंदर यूनिवर्सिटी पोलिंग बूथ जिधर था खवातीन का पोलिंग स्टेशन, उधर आप अली मल्ली के साथ 3 घंटे मुबैना तौर पे अंदर क्यों रहे? जब तौर पे कैसे रह गए? पहले तो इन्होंने इल्जाम लगाया मैं ठप्पे लगा रहा था, आपका सारा मीडिया उसी पोलिंग स्टेशन के अंदर था, डीएसएनजी बाहर थी, एक फुटेज दिखा दें उस्मान डार कोई ठप्पे लगा रहा हो। इन्होंने कहा मैंने लॉक करवाया पोलिंग स्टेशन, कोई ऐसी फुटेज, मीडिया के कैमरे सारे चैनल्स के अंदर थे, मैं कोई गेट लॉक कर रहा हूं, पुलिस को इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूं, अंदर जो पोलिंग स्टेशन के प्रेजाइडिंग ऑफिसर्स बैठे हैं मैं उनके साथ इंटरेक्ट कर रहा हूं, कोई एक मैं चैलेंज कर रहा हूं आपके प्रोग्राम में मेरी फुटेज ले आए। मैं सीधा कॉर्नर में बैठा था, बाहर जत्थे आपस में उलझे हुए थे, मैं बाहर निकलता, दोनों तरफ के वर्कर्स ने इश्तियाल में आना था, सैकड़ों लोगों ने हॉस्पिटल पहुंच जाना था, एक दूसरे को डंडे मारने थे। सवाल सर, मेरा वक्त खत्म हो गया, आखिरी सवाल सर, मैदान सजने जा रहे हैं सेनेट इलेक्शन, यूसुफ रजा गिलानी वर्सेस, मैं आपको जाने नहीं दे सकती इतने बड़े इशू के ऊपर। कायरा साहब, जरदारी साहब कहते हैं एक सरप्राइज है, और जब जरदारी साहब कहते हैं सरप्राइज है ना, तो वाकई डर लगता है। सर क्या सरप्राइज है? इस पे बताने लगा आपको। एक तो गुजारिश ये है कि मैं ऑनेस्टली दिल से अपील कर रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बताए कौम को कि हमें कौन से इख्तियारात और चाहिए, कौन सा तरीक़ाकार हमें और, ताकि हम ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करा सकें, ताकि सियासी जमातें भी अपने आप को पाबंद करें। एक वो काम है जो हम करेंगे ट्रांसपेरेंट, यानी पॉलिटिशियंस करेंगे, एक वो काम है, इलेक्शन कमीशन हमारी गवर्नमेंट में थे तो उन्होंने कहा जी हमें ऑटोनोमस होना चाहिए फाइनेंशियल, और आपने किया एम्पावर, अब यूज करें, उसके बाद भी अब यूज करें, वो सब कुछ करें। जरदारी साहब के पास क्या है सर? जरदारी साहब के पास पॉलिटिक्स है, जरदारी साहब के पास मौजूदा हुकूमत की नाकामियां हैं, इनके फेलियर की एक्सेप्टेंस है,
पाकिस्तान के लोगों की जिंदगी में भरी हुई आग है, जिससे इनके अपने अलाइज, इनके अपने साथी, ऐसे इनके सरप्राइज अपने नहीं मिला colleagues, सकते, मेरी सर। गुजारिश सुने। और इलेक्शन में आप बैठे सिर्फ अपनी सच्ची सच्ची बातें पूरी पूरी नहीं कर रहे होते। आप कह सर रहे थे बलूचिस्तान का सरप्राइज ऐसे ही अच्छा तो नहीं मिला था ना। एक मुझे बात बताओ, हमने हमारे चेयरमैन साहब ने अपने इत्तेहादियों को कहा कि हमें अपने ओरिजिनल प्लान के मुताबिक प्राइम मिनिस्टर और चीफ और स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक मूव करनी चाहिए। हमारे इत्तेहादियों ने भी कहा, आप लोगों ने भी प्रोग्राम किए, बड़े गले फाड़ फाड़ के सबने कहा वो जी नंबर बताओ, नंबर गेम नहीं है, नंबर नहीं है। एक कैंडिडेट लॉन्च किया है, पूरे मुल्क में थरथली मच गई है ना, प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ आती है अगर इनके तहरीक, बंदे तो फिर पकड़े क्या हुए, होता? इनके बंदे टूटेंगे नेशनल असेंबली से हैं। इनके बंदे इनको पता है टूटे हुए हैं, उनको कुछ छुपा हुआ है। सर, उनको ये क्या हुआ है केपीके में? उनको फड़ लिया क्यों जाके। गया है वजीर आजम साहब वहां उनको गए फड़ हैं? लिया है। किनको? केपीके में भी, पंजाब में भी बहुत डिसिडेंट्स हैं सर आप लोगों के। तो उधर ये भी मैंने तो 20 नहीं लोग किया कल ना। नहीं आए जब वजीर आजम एक दिन के लिए गए हैं। केपी में नहीं आए। चलें, पंजाब में भी आपके बंदे टूटे हुए, अभी तक नाराज हैं। सेनेट के इलेक्शन की पिटारी खुलने दे वोटों की, पता चल जाएगा किस किस के बंदे टूटे हुए हैं। मैं सिर्फ ये बताऊंगी आपको एंड में जाते जाते कि कितनी यूनिटी है अभी पीटीआई के अंदर। बहरहाल जहांगीर खान तरीन हमारे पास ही बैठ के इतराफ कर चुके थे। कल आमिर लियाकत कहकर गए हैं कि मैं अभी भी वोट नहीं डालूंगा, जो करना है कर लो, हफीज शेख को नहीं डालूंगा। 11-13 वोट्स की मार है। यूसुफ रजा गिलानी साहब पसे पर्दा है, कुछ धुंध और में। ये लाजम नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि खुदा न खासा को पैसे ही दे रहा है सबको, लोग अपने जमीर के तक भी वोट नहीं दे रहे। नाज़रीन हम इजाजत ये नहीं दीजिए, कह आप अपना जमीर जो है वो प्लीज उसको उठा के रखिएगा। इधर बहरहाल जमीर का स्टेटस क्या होता है बदलता रहता है। इजाजत दीजिए, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।